नमस्कार। संभव डिजिटल क्लासेस में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पहले बात कर रहे हैं कि डिजिटल जो क्लासेस हैं उनके बारे के अंदर। तो देखिए, डिजिटल क्लासेस के लिए क्या है कि बेटा, जैसे आप सबको पता है कि अभी ये जो कोरोना है उसकी वजह से अपनी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। तो इसके लिए अपन को ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है, जिसके अंदर आप जो भी बच्चे हैं, तो आप लोगों के जो स्टडी है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आप आराम से घर पे बैठ के और सारे जो टॉपिक्स हैं उनको आप आराम से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। हमने अपनी तरफ से जैसे हम क्लासेस के अंदर जो मैटर प्रोवाइड करवाते हैं वही प्रोवाइड आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से करवाने की कोशिश की है। होप जल्दी ही ये सारा जो कोरोना वाला है ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद में अपनी ऑफलाइन जो क्लासें हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब तक अपने ये कोरोना का चल रहा है तब तक आप क्या करेंगे, घर पे बैठ के और थोड़ा सा ऑनलाइन जो है उसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि बिल्कुल आप लोगों को वैसे ही मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है एक टीचर के द्वारा, जैसा आप क्लास के अंदर पढ़ाते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपको जैसे जैसे इसके अंदर जो वीडियोस आते जाएंगे आपको कंटिन्यू वो वीडियोस क्या करने हैं, देखने हैं, ताकि आपको सारे टॉपिक्स जो है वो क्या हो जाएं, क्लियर। इनके अंदर जो है ऐप के अंदर तो आपको सारी जो यूनिट वाइज हैं, एक यूनिट के जितने भी वीडियो हैं वो सब एक साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपको इसके अंदर ये भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि अगर एक वीडियो देख लिया तो फिर नेक्स्ट वीडियो कैसे मिलेगा। तो जितनी भी यूनिट है उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक करवाया गया है। जैसे अगर बात करूँ मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की, तो आपने कहा कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर अपने पास में जो केमिस्ट्री के अंदर है, तो अपन ने कहा कि आप जैसे 12th से जस्ट अभी आए हैं, तो अपने 12th के अंदर कितनी बुक्स चलती थी, 2 बुक चलती थी। लेकिन अब यहाँ पे अपने पास में 3 पोर्शन है, तीनों को क्या कर दिया गया, अलग। जैसे अपन अगर बात करें, पहले तो आपके मिक्स में टॉपिक चलते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपके यहाँ पे जो केमिस्ट्री है उसके अंदर 3 सेपरेट बुक चलेंगी। तो देखिए, सेपरेट बुक कौन सी चलती है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो है वो तो क्या चलती है, आपने कहा एक बुक है वो तो चलेगी इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिर जो चलती है वो कौन सी चलती है, आपने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड जो बुक है वो कौन सी चलती है, आपने कहा इसमें फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो 3 बुक है। अब मैं आपको फटाफट से एक चीज़ और बता देती हूँ। सभी बच्चे इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट ईयर के अंदर है, आप क्या करेंगे, कोई भी जो आप नोटबुक रखते हैं उस नोटबुक के अंदर फर्स्ट पेज पे सबसे पहले आप क्या रखेंगे, अपने जो भी टॉपिक्स हैं, यानी आपका सिलेबस होना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको पढ़ना क्या है। क्यों, कई बच्चे होते हैं जिनको सिलेबस नहीं पता होता। अब सिलेबस नहीं पता होता तो आपने कहा वीडियो किसका देखोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कॉपी के पहले पन्ने पे अपन को क्या लिख लेना है, सिलेबस, कि अपन को फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हो। तो देखिए, आपने कहा इनऑर्गेनिक की बात करें। अब एक चीज़ और, तीनों जो बुक हैं उनके अंदर हमेशा कितनी यूनिट होती हैं, 5। पहली कौन सी होती है, आपने कहा यूनिट फर्स्ट जो है इनऑर्गेनिक के अंदर, उसकी अगर बात करें तो आपने कहा ये क्या चलेगी, आपने कहा आयनिक बंध चलेगी। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड वाली जो बुक है वो चलती है। आपने आयनिक बंध क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका सारा डिटेल में अपन को पढ़ना होता है। यूनिट सेकंड देखो, सेकंड जो यूनिट चलती है वो क्या चलती है, आपने कहा कोवेलेंट बॉन्ड चलती है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, आपने कहा सहसंयोजक बंध। ओके, थर्ड जो चलती है तो आपने कहा यूनिट थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड क्या आती है, आपने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सब यूनिट थर्ड में। बात करें यूनिट फोर्थ की, तो फोर्थ क्या है, आपने कहा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और बात करें अगर लास्ट यूनिट की, तो फिफ्थ यूनिट क्या दे रखी है, आपने कहा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ में आपको क्या दे रखी है, आपने कहा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए रेडियो एक्टिविटी भी दे रखी है। अपन कहेंगे इसमें आपके पास में क्या क्या पढ़ना है, आपने कहा एक तो पढ़ना है नाभिकीय रसायन। ठीक है, और इसके साथ में आपको क्या पढ़नी होती है, रेडियो एक्टिवता। तो ये जो 5 है यूनिट, अगर एग्जाम में आप पेपर देंगे तो आपने कहा 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल। हर एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपने कहा 2 क्वेश्चन आते हैं। दोनों में से अटेम्प्ट कितना करना होता है अपन को, 1। वो आपकी चॉइस रहती है, आपको जो अच्छा लगे उसमें आप कर सकते हो। आपने कहा टोटल अगर पेपर की बात करें तो कितने नंबर का होता है, आपने कहा 33 नंबर का क्या आता है, पेपर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की।
आपने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखें तो यूनिट फर्स्ट कौन सी है, आपने कहा यूनिट फर्स्ट चलती है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म है या इसे कहें रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो आपने कहा ये रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सी है, फर्स्ट यूनिट। सेकंड की बात करें तो आपने कहा दूसरी यूनिट चलती है अपने स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास में स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ा जाता है, आपने कहा त्रिविम रसायन पढ़ा जाता है। ठीक है, समावयवता से रिलेटेड होती है, क्या होती है इसकी बात करेंगे अपन। यूनिट थर्ड जो है इसके अंदर देखिए हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, यानी 6 टॉपिक हैं अपने पास में। एक तो क्या है एल्केन, एक क्या दे रखा है एल्कीन, एक क्या दे रखा है एल्काइन। ठीक है, इसके अलावा क्या दे रखे हैं, आपने कहा साइक्लो एल्केन दे रखे हैं। ओके, इसके अलावा क्या पढ़ना आपको, साइक्लो एल्कीन पढ़ना है आपको। इसके अलावा क्या पढ़ना है, आपने कहा एल्काडाइइन। कोई दिक्कत नहीं, ये सारे जो टॉपिक हैं वो यूनिट थर्ड में पढ़ने हैं। यूनिट फोर्थ देखिए, आपने कहा फोर्थ यूनिट जो चलती है वो क्या चलती है, आपने कहा एरोमेटिसिटी वाली यूनिट चलती है। ठीक है, तो आपको इसमें एरोमेटिसिटी भी पढ़नी है और क्या पढ़नी होती है, एरिन्स पढ़नी होती है, यानी एरिन बेंजीन जो होती है वो और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं। फिर अगर बात करें यूनिट फिफ्थ की, तो फिफ्थ यूनिट जो चलती है वो क्या चलती है, आपने कहा एक तो होते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड समझते हो, हैलाइड को किससे जोड़ दो, एल्किल ग्रुप से। और एक जो है वो क्या चलते हैं, आपने कहा एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड का मतलब क्या है, हेलोजन जो होता है उसको किस पे जोड़ दिया जाता है, आपने कहा बेंजीन पे जोड़ दिया जाता है। ये 5 यूनिट किस में चलती हैं, आपने कहा ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक का जो पेपर है वो भी कितने नंबर का होता है, आपने कहा 33 मार्क्स का। सेम पैटर्न रहता है, हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2। करना कितना होता है अपन को, आपने कहा 1। फिर आती है अपनी थर्ड बुक। आपने कहा थर्ड बुक का जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है, आपने कहा 34 का होता है। अब अगर बात करें इसके अंदर तो आपने कहा वही 5 यूनिट इसमें होती हैं। यूनिट फर्स्ट क्या होती है, आपने कहा इसके अंदर यूनिट फर्स्ट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, गैसियस स्टेट दे रखी है। ठीक है, तो आपने कहा पहली यूनिट कौन सी दे रखी है, आपने कहा इसमें गैसियस स्टेट दे रखी है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, तीनों आपके सिलेबस में है। आपको कहा यूनिट सेकंड क्या है, तो आपने कहा यूनिट सेकंड जो है वो क्या दे रखी है, आपने कहा द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट दे रखी है। ठीक है, बात करें अगर यूनिट थर्ड की, तो देखो थर्ड कौन सी है, आपने कहा ठोस अवस्था। तो देखो पदार्थ होता है 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली कौन सी होती है, आपने कहा गैसियस स्टेट, सिलेबस में है। दूसरी क्या होती है, आपने कहा लिक्विड स्टेट, ये भी अपने सिलेबस में है। और तीसरी क्या होती है, आपने कहा सॉलिड स्टेट, ये भी अपने सिलेबस में है। बात करें अगर फोर्थ की, तो आपने कहा यूनिट फोर्थ क्या है, आपने कहा कोलाइडी अवस्था। ठीक है, तो चौथी जो अवस्था होती है वो क्या है अपने पास में, कोलाइडी अवस्था। ये भी अपन को कोलाइडल स्टेट बोलेंगे इसको। तो आपने कहा सारी की सारी अपने सिलेबस में दे रखी है। एक है यूनिट फिफ्थ यूनिट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, आपने कहा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स को क्या बोलेंगे, रासायनिक बल गतिकी। ओके, तो ये जो है ये सारा का सारा किसका सिलेबस है, आपने कहा बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, जिसके अंदर केमिस्ट्री जो है उसके अंदर 3 बुक्स हैं। एक कौन सी है इनऑर्गेनिक, एक कौन सी है ऑर्गेनिक, और एक कौन सी चलती है फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, अब देखो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको इसमें ऐप के अंदर मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप जब बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपके पास में 3 ऑप्शन आएंगे, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री वाले पे क्लिक करेंगे तो फिर 3 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास में, जिसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। फिर इनके अंदर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। फिर आप एक एक यूनिट हैं जो उनको पढ़ेंगे, तो उन यूनिट्स के अंदर आपको इनके क्या मिल जाएंगे, लेक्चर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा देते हैं आपको। तो इनमें अपन बात करें तो सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अभी अपन कोई सा भी एक टॉपिक इसमें से पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर बात करें अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं, आपने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखो सबसे पहली जो यूनिट दे रखी है वो क्या दे रखी है, आपने कहा रिएक्शन है मैकेनिज्म। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि एक रिएक्शन है क्या होती है। तो क्या कहते हैं, देखो पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट फर्स्ट क्या दे रखी है,
आपने कहा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे इसको। तो आपने कहा रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर एक खास बात देखिए, अपन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारी यूनिट्स को पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, फिर फोर्थ पढ़ेंगे, फिर फिफ्थ पढ़ेंगे, तो आपने कहा इसमें अलग अलग कंपाउंड्स आते हैं। जैसे आपको मैंने बताया फिफ्थ यूनिट के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, आपने कहा हैलाइड वाला पढ़ना है। आपने कहा हेलोजन को किसी के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनेंगे, हैलाइड। आर के साथ जोड़ दिया तो एल्किल हैलाइड, बेंजीन के साथ में जोड़ दिया तो आपने कहा एरिल हैलाइड। अब अपन इनके अंदर पढ़ेंगे अभिक्रियाएं कितनी होती हैं। तो आपने कहा अगर बात करें हैलाइडों की तो ये SN1 अभिक्रिया देते हैं, आपने कहा नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिर उनकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये SN1 होती है या SNA2 होती है। लेकिन आपने कहा कि जो फर्स्ट यूनिट जो पढ़ते हैं, आपने कहा सबसे पहले फर्स्ट यूनिट ये है कि बेसिक चीज़ क्या है, कि ये पूछ रहा है ना तो ये कह रहा है कि अभिक्रिया क्या होती है, ना ये पूछ रहा है कि इनकी क्रियाविधि SN1 है या SNA2 है। आपने कहा सिंपल आपसे ये पूछता है कि एक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो यूनिट वो जो फर्स्ट है ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक यूनिट है, आपको बहुत आराम से इसके अंदर टॉपिक्स को पढ़ना है। फिर अगर अपन जैसे जैसे कंपाउंड्स के अंदर जाएंगे तो जैसे थर्ड अगर बात करें यूनिट थर्ड, तो आपने कहा थर्ड यूनिट के अंदर अपने पास में क्या आएंगे, एल्कीन वगैरह आएंगे। तो अपन को पता है एल्कीन जो होती है उसकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया क्या होती है, अपन कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया होती है। फोर्थ यूनिट के अंदर अपन जाएंगे तो आपने कहा एरोमेटिक यौगिक होते हैं। एरोमेटिक यौगिक कौन सी अभिक्रिया देते हैं, तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। फिफ्थ यूनिट के अंदर बात करें तो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, आपने कहा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो ये सब आपको पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे अपन को बिल्कुल बेसिक पढ़ना है कि एक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। आपने कहा सबसे पहले बात आती है कि एक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो अपन ऐसे कहते हैं कि कोई भी अगर एक अभिक्रिया तो उसमें एक तो क्या होते हैं रिएक्टेंट, एक क्या होते हैं प्रोडक्ट। यानी अपन क्या कहते हैं, एक तरफ तो क्या लिए जाते हैं, आपने कहा क्रियाकारक, एक तरफ क्या बनते हैं उत्पाद बनते हैं। तो जनरल ऐसे कहते हैं कि क्रियाकारक से उत्पाद बनना क्या कहलाती है, एक अभिक्रिया। और आपने कहा इस अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद कैसे बनते हैं, तो अपन ने कहा क्रियाकारकों के अंदर जो बंध होते हैं वो तो टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ये जनरली क्या कहलाती है, एक अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया के दौरान जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं उन सब को पढ़ना क्या कहलाती है, आपने कहा अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। ठीक है, देखिए बात करते हैं क्रियाकारकों की। तो अगर आपने कहा कि क्रियाकारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने कहा जनरली जो रिएजेंट लिए जाते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, आपने कहा एक तो कैसे होते हैं, आपने कहा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरे अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, आपने कहा नाभिक्स नहीं होते हैं। तो आपने कहा अब इनको भी पढ़ना अपन को कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होते हैं और नाभिक्स नहीं क्या। बात करें अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तो आपने कहा सीधा सीधा मतलब है कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जो किससे स्नेह रखती है, आपने कहा इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती है, वो क्या कहलाती हैं, आपने कहा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब आपने कहा इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए किससे लिख दिया जाता है, E+ से। दो प्रकार के कौन से हैं, आपने कहा एक तो कैसे होते हैं, आपने कहा जिन पर धनावेश पाया जाता है, तो आपने कहा पॉजिटिव या ऐसे कह दे धनावेशित स्पीसीज। ठीक है, तो आपने कहा जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज का जनरली मतलब होता है उनका अष्टक जो होता है वो क्या लिया जाता है, अपूर्ण लिया जाता है। तो आपने कहा जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिख दे R+, कि कोई भी कार्बन है उस पर प्लस चार्ज है तो वो क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन कहलाता है, धनावेशित स्पीसीज। दूसरा अगर बात करें तो आपने कहा जरूरी नहीं इन पर पॉजिटिव चार्ज हो, ये कैसी हो सकती है, आपने कहा उदासीन। उदासीन कैसे, आपने कहा इनका जो अष्टक है वो क्या पाया जाता है, अपूर्ण। और आपको पता है अष्टक अपूर्ण का नाम लेते दिमाग में पहली चीज क्या आती है, बोरोन फैमिली आती है। आपने कहा पहले अपन 12th क्लास में बहुत फेमस क्वेश्चन पढ़ते थे कि BS3 नहीं होकर ये क्या बना लेता है, B2H6 डाइबोरेन के रूप में पाया जाता है। इसका कारण ही क्या होता है कि बोरोन फैमिली के पास में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने कहा 3, बंध भी कितने बनाता है, 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6।
लेकिन आपने कहा अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 8। तो आपने कहा बोरोन फैमिली का अष्टक है वो हमेशा क्या होता है, अपूर्ण होता है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। आपने कहा उदासीन स्पीसीज में आ जाएगा बोरोन फैमिली, जैसे आपने कह दिया BS3 या जैसे नाम ले लिया AlCl3। तो ये किसका है, आपने कहा इलेक्ट्रॉन्स नहीं। बात करें नाभिक्स नहीं की, आपने कहा ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, आपने कहा एक तो इन्हें बोला क्या जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो आपने कहा एक तो जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो अपन क्या कहेंगे, एक तो क्या होती है ऋणावेशित स्पीसीज होती हैं। ऋणावेशित स्पीसीज की अगर अपन बात करें तो आपने कहा जिन पर भी नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल लिख ले आराम से नॉर्मल सा, आपने कहा OH-। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आराम से डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी बहुत ही बेसिक सा पढ़ रहे हैं अपन, ओके। दूसरी अगर बात करें तो आपने कहा ये भी कैसे हो सकते हैं, आपने कहा उदासीन हो सकते हैं। उदासीन की अगर बात करें तो आपने कहा उदासीन का मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, तो आपने कहा नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन नाभिक से स्नेह करते हैं, नाभिक पे चार्ज कौन सा पाया जाता है, पॉजिटिव, यानी इन पर क्या होना चाहिए, आपने कहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की क्या होनी चाहिए, अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, या तो नेगेटिव चार्ज लगा दो, वो तो सारे इसमें आ गए, तो दूसरा उदासीन बच गए। उदासीन का मतलब जिन पे क्या होती है लोन पेयर की अधिकता का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब क्या है, जिन पर क्या पाए जाते हैं लोन पेयर उपस्थित होते हैं। अब देखो लोन पेयर की बात करें तो सबसे जनरली एग्जाम्पल कौन आता है, आपने कहा एक तो नाइट्रोजन फैमिली और एक अगर बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली। आपने कहा हेलोजन फैमिली जो होती है उसकी अगर बात करें तो लोन पेयर तो उस पर भी पाए जाते हैं, लेकिन हेलोजन फैमिली जो होती है जनरली वो अपना लोन पेयर किसी को डोनेट नहीं करती है। तो सबसे पहला तो जो इस यूनिट के अंदर पढ़ना है अपन को वो क्या पढ़ना है, आपने कहा पढ़नी है एक अभिक्रिया क्या होती है। आपने कहा अभिक्रिया के बाद में पढ़ने हैं कि क्रियाकारक या अभिकर्मक जो हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, उनकी अगर बात करेंगे तो ये फिर कितने प्रकार के होते हैं और इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने। दूसरी बात आती है कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो देखो अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो आपने कहा अगर अपन बात करें एक रासायनिक अभिक्रिया की, तो आपने कहा अभिक्रियाएं जो होती हैं वो जनरली कितनी कैटेगरी में होती हैं, आपने कहा 4 होती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो सबसे पहले क्या होती है, आपने कहा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक को क्या बोलते हैं, आपने कहा एडिशन रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी अभिक्रिया होती है वो योगात्मक का जस्ट विपरीत होती है, कौन सी अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, आपने कहा एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देखो, आपने कहा नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आती है, आपने कहा प्रतिस्थापन, इसको क्या बोलते हैं, आपने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट जो आती है वो क्या होती है, आपने कहा एक कैटेगरी आती है इसकी पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास को क्या बोला जाता है, आपने कहा रीअरेंजमेंट बोला जाता है, ठीक है। आपने कहा इनकी बात करते हैं। देखिए योगात्मक का मतलब क्या है, आपने कहा किसी भी चीज का जुड़ना क्या कहलाता है, योग कहलाता है। तो आपने कहा योग किसका हो सकता है, आपने कहा या तो किसका हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफाइल का, या फिर किसका हो सकता है, आपने कहा नाभिक्स नहीं का, और एक नाम और आता है किसका, आपने कहा मुक्त मूलक, ठीक है, या जिसे अपन कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, आपने कहा जैसे ये बना दिया CH3 रेडिकल, इसका मतलब क्या होता है, जिस पर एक क्या पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं मुक्त मूलक। 2 होते तो वो क्या हो जाता, आपने कहा लोन पेयर हो जाता। तो आपने कहा ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर क्या पाया जाता है, आपने कहा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं मुक्त मूलक। तो देखो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो भी कितने प्रकार की हो सकती हैं, आपने कहा 3 प्रकार की। कौन कौन सी, आपने कहा पहली, अगर पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, आपने कहा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। आपने कहा इसको क्या लिख सकते हैं AE रिएक्शन। कैसे, एडिशन रिएक्शन है वो भी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक, आपने कहा एडिशन। दूसरा देखो सेकंड क्या हो सकती है, आपने कहा पहले कौन जुड़ जाए, नाभिक स्नेही, तो नाम क्या हो जाएगा, आपने कहा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसको क्या लिखेंगे, आपने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और थर्ड जो है उसकी बात करें तो आपने कहा मुक्त मूलक जुड़ सकता है। आपने कहा मुक्त मूलक अभिक्रिया जब भी नाम आए, ठीक है, जैसे अगर नॉर्मल एग्जाम्पल दूँ आपके दिमाग में ऐसा कोई एग्जाम्पल जो मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है,
तो अपन ऐसे कहते हैं ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो भी कैसी अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया। इसमें दो बातें खास देखो, क्या आपने कहा, पहली बात, जिस अभिक्रिया के अंदर मुक्त मूलक बनते हैं वो हमेशा श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं, यानी उसमें आगे से आगे क्या होती है, रिएक्शनें चलती रहती है। कब तक, जब तक कि आपने कहा सारा का सारा क्रियाकारक क्या नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो जैसे अपने ओजोन क्षरण चल रहा है, तो आपने कहा ओजोन क्षरण में क्या होता है, आपने कहा ओजोन जो होती है वो टूट जाती है, किसमें, आपने कहा ऑक्सीजन के अंदर। अब ओजोन इसमें क्या है, क्रियाकारक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, आपने कहा क्लोरीन मुक्त मूलक। अब ये क्लोरीन कैसे बना, आपने कहा क्लोरीन होती है वो यूवी लाइट या पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में बंध जो होता है वो बीच में से टूट जाता है। आपने कहा बंध जो बीच में से टूटेगा तो क्या बना देगा, मुक्त मूलक। अब ये मुक्त मूलक इससे अभिक्रिया करते रहते हैं और ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ते रहते हैं। आपने कहा एक बार अगर ये अभिक्रिया स्टार्ट हो गई तो खत्म नहीं होगी, कब खत्म होगी, आपने कहा जब पूरी ओजोन लेयर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, पहली तो ये ध्यान रखनी है कि मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है वो हमेशा कैसी होती है, आपने कहा श्रृंखला अभिक्रिया, यानी एक बार प्रारंभ होने के बाद तब तक चलेंगी जब तक कि क्रियाकारक क्या नहीं हो जाते, खत्म। तो फिर आपने कहा खत्म कैसे होती है, आपने कहा लास्ट में सारे मुक्त मूलक हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और आपने कहा रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट। दूसरी बात क्या है कि मुक्त मूलक हमेशा अभिक्रिया किससे करता है, मुक्त मूलक से करता है। ठीक है, तो आपने कहा अगर उस रिएक्शन के अंदर मुक्त मूलक नहीं हो तो आपने कहा जिससे अभिक्रिया कराएगा उसका भी क्या बढ़ा देगा, मुक्त मूलक बढ़ा देगा। ठीक है, तो दो चीजें, एक तो श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं और दूसरा मुक्त मूलक हमेशा किससे अभिक्रिया करता है, मुक्त मूलक से। ठीक है, इसका जस्ट विपरीत क्या होता है, विलोपन। जैसे आपने कहा अपन एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट बैठे थे, आपने कहा 5 आके और जुड़ गए, तो ये तो योगात्मक हो गया। ठीक है, विलोपन का मतलब क्या होता है, आपने कहा अपन 10 बैठे थे, 10 में से 2 क्या हो जाए, बाहर चले जाए। ठीक है, तो आपने कहा किसी भी ग्रुप का हटना ये क्या कहलाता है, विलोपन अभिक्रिया वो कहलाती है। आपने कहा विलोपन है उनका इस तरह से कोई कैटेगरी नहीं होती कि पहले कौन हटेगा, विलोपन की कैटेगरी होती है कि हटने वाले ग्रुप कहाँ से हट रहे हैं। जैसे 1 से हट रहे हैं तो इसको बोलते हैं 1-1 विलोपन, आपने कहा 1 और 2 से हट रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, 1-2 विलोपन, 1-3 से हट रहे हैं तो क्या बोलेंगे, 1-3 विलोपन, है ना। तो जहां से कोई भी ग्रुप हटता है उसके आधार पर इनका नाम दे दिया जाता है विलोपन अभिक्रियाओं का। बात करते हैं प्रतिस्थापन की। आपने कहा प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कितने प्रकार की होती है, 3 होती। क्या है, आपने कहा जैसे 10 स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लिया, आपने कहा 10 में से क्या 2 स्टूडेंट नए आ जाएं बाहर से, और जो पहले से बैठे थे उनमें से 2 कहाँ चले जाएं, बाहर चले जाएं। तो आपने कहा इसमें क्या होता है, कोई भी ग्रुप आके जुड़ता है और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप वहाँ से हट जाता है, तो एक का जुड़ना एक का हटना ये क्या कहलाता है, आपने कहा प्रतिस्थापन कहलाता है। कितने प्रकार का होता है, 3। पहला, कोई भी ग्रुप है किसके कारण हटे, आपने कहा इलेक्ट्रॉन स्नेह के कारण, तो पहले तो क्या हो जाएगा, आपने कहा पहले का नाम हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, आपने कहा प्रतिस्थापन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या हो गई, आपने कहा SE रिएक्शन। ठीक है, दूसरा आपने कहा कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, आपने कहा नाभिक स्नेही। तो देखो सेकंड क्या हो जाएगी, आपने कहा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी, आपने कहा नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल के कारण, क्या बोलते हैं इसको, SN अभिक्रिया। ठीक है, अगर थर्ड बात करें तो आपने कहा ये कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, आपने कहा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मुक्त मूलक के कारण होगी तो नाम क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी देखिए, ये क्या आती है, आपने कहा पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है, आपने कहा ग्रुप ना तो बाहर से आके जुड़ते हैं ना कोई ग्रुप है वो बाहर हटता है। आपने कहा कोई भी अगर कम स्थायी संरचना है तो उसमें जो उपस्थित ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से स्थान चेंज कर लेते हैं और कम स्थायी से क्या बन जाती है, ज़्यादा स्थायी बन जाती है। आपने कहा अगर इस पुनर्विन्यास की बात करें तो इस ये जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो किसकी होती है, आपने कहा कार्बोकैटाइन की। यानी जहाँ पर भी कार्बोकैटाइन बनते हैं वो जनरली क्या दर्शाते हैं, आपने कहा पुनर्विन्यास दर्शाते हैं। अब एक नाम आया है कार्बोकैटाइन। देखो कार्बोकैटाइन क्या होता है,
आपने कहा कोई भी अभिक्रिया में अपन ने ऐसे लिखा रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या कहलाता है? आपने कहा क्रियाकारक से उत्पाद बनना क्या कहलाती है? एक अभिक्रिया। लेकिन एक चीज देखिए, जनरली ऐसे कहा जाता है कि कोई भी अभिक्रिया वो एक ही स्टेप में पूरी नहीं होती है, वो कई चरण में क्या होती है, पूरी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अगर मैं ये कह दूं कि ए है उससे मिलकर क्या बन रहा है, आपने कहा बी से मिलकर क्या बना रहा है, आपने कहा सी बना रहा है, ठीक है। फिर ये सी है वो डी से मिलकर क्या बना रहा है, आपने कहा ई और एफ। फिर ये जो ई है वो आपने कहा एस से मिलकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में देखो क्रियाकारक तो क्या है, आपने कहा ए और बी, प्रोडक्ट क्या है, आपने कहा पी। तो अब ये जो बीच में बने हैं ये क्या कहलाते हैं, तो आपने कहा ये क्रियाकारक और उत्पाद दोनों के बीच में बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आपने कहा मध्यवर्ती कहा जाता है। तो देखिए एक नाम आ जाएगा यहाँ पे क्या, मध्यवर्ती। तो देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपने कहा इनको अपन क्या लिखते हैं, मध्यवर्ती। आपने कहा मध्यवर्ती इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, आपने कहा जो भी अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य में बनते हैं। और आपके सिलेबस में कितने मध्यवर्ती दे रखे हैं, तो ध्यान रखेंगे 6 क्या दे रखे हैं, मध्यवर्ती। पहला जो मध्यवर्ती है वो क्या दे रखा है, आपने कहा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को क्या बोलते हैं, आपने कहा कार्ब धनायन बोलते हैं, ठीक है। यानी कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, आपने कहा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन। दूसरा देखो, दूसरा क्या दे रखा है, आपने कहा कार्ब एनायन दे रखा है, ठीक है। तो आपने कहा ये क्या है, कार्ब ऋणायन। नाम से स्पष्ट है कार्बन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, आपने कहा नेगेटिव चार्ज। तीसरा क्या दे रखा है, आपने कहा कार्ब फ्री रेडिकल दे रखा है, ठीक है। तो आपने कहा कार्ब फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, आपने कहा कार्बन पे एक क्या पाया जाना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। फिर अगर बात करें तो आपने कहा एक क्या दे रखी है, आपने कहा कार्बीन। कार्बीन क्या होती है, कार्बन 2 तो बंद बनाता है और 2 इस पे क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एक जगह नहीं लिखेंगे वरना ऐसा लगेगा कि इस पे लोन पेयर है। फिर अगर बात करें तो आपने कहा कार्बीन के बाद में क्या है, आपने कहा नाइट्रीन दे रखी है। नाइट्रीन भी क्या होती है, नाइट्रोजन। एक तो लोन पेयर और 2 क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और लास्ट जो है वो क्या दे रखी है, आपने कहा बेंजाइन। ध्यान रखेंगे मैंने बेंजीन नहीं बोला है, बेंजाइन बोला है। बेंजाइन क्या होता है, आपने कहा बेंजीन में एक क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो संरचना क्या कहलाती है, बेंजाइन। आपने कहा मध्यवर्ती है। अब बात आती है कि मध्यवर्ती बनते कैसे हैं, तो इसके लिए कहा जाता है कि कोई भी अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्रियाकारक के बंध टूटकर क्या बनते हैं, उत्पाद। तो आपने कहा बंध का टूटना क्या कहलाता है, आपने कहा बंध विखंडन कहलाता है। अब आपने कहा बंध का टूटना बंध विखंडन है, तो बंध विखंडन जो होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, आपने कहा 2 प्रकार का। कौन कौन सा, आपने कहा एक विखंडन तो क्या होता है, समांश यानी होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। एक जो विखंडन होता है वो कैसा होता है, आपने कहा विषमांश। विषमांश का मतलब क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो ऐसे कहते हैं कि अगर किसी भी क्रियाकारक के बंध जो है वो बीच में से टूट रहे हैं तो दोनों तरफ क्या बनेंगे, आपने कहा इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा वो कैसा पाया जाता है, समान। ये विखंडन तो क्या कहलाता है, समांश, या इसका नाम क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो देखो इसको तो क्या बोल देंगे, आपने कहा होमोलाइटिक क्लीवेज। दूसरा, अगर आपने कहा कोई भी बंध है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उनको एक तरफ खिसका दो, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान है, नहीं पाया जाता है, तो वो बंध क्या कहलाता है, आपने विखंडन क्या कहलाता है, विषमांश विखंडन। ये क्या कहलाता है, आपने कहा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो देखो आपने कहा कोई भी बंध है, जैसे ए था, आपने कहा इस बंध को बिल्कुल बीचों बीच तोड़ दो, तो आपने कहा ये भी क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी किसका निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अगर विषमांश की बात करें तो आपने कहा ये ए है ये बी है, इसने कहा एक तरफ इलेक्ट्रॉनों को खिसका दो, ए पे तो क्या आ गया प्लस, बी पे क्या आ गया माइनस। देखो जिस पे प्लस आता है वो क्या कहलाता है, आपने कहा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, ठीक है। तो ये तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। आपने कहा बी पे क्या आ गया, नेगेटिव। आपने कहा नेगेटिव वाला क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही, इसे क्या बोला जाता है, आपने कहा न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। तो किसका निर्माण हो जाता है, या तो अपन ऐसे कहते हैं
कि धनायन और ऋणायन का यानी कैटायन और एनायन बनते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या बनता है, कार्ब धनायन। नेगेटिव आता है तो क्या बन जाते हैं, कार्ब ऋणायन बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन को टॉपिक पढ़ने हैं। फिर आपने कहा अभिक्रिया की क्रियाविधि है, तो आपने कहा सारी चीजें पढ़नी है कि अभिक्रिया क्या होती है, क्रिया कारक कितने प्रकार के होते हैं, अभिक्रिया खुद कितने प्रकार की होती है, आपने कहा मध्यवर्ती कितने प्रकार के होते हैं, बंध विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, और आपने कहा इस दौरान यहाँ पे जो भी है, आपने कहा ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसको भी पढ़ा जाता है। और आपने कहा ऊर्जा के आधार पर, ठीक है, बात करें एक अभिक्रिया की तो कितने प्रकार की होती है, दो। एक कौन सी होती है, आपने कहा उष्मा शोषीय अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, आपने कहा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया कौन सी होती है, आपने कहा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसको क्या बोला जाता है, आपने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने कहा ये भी अपन को पढ़नी होती है कि ऊर्जा के आधार पर कोई अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार, एक उष्मा शोषी, एक उष्मा क्षेपी। तो ये जो सारा चैप्टर है ये किस में आता है, आपने कहा रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है। तो ये है अपना आज का क्लास था। अब इसको डिटेल में है तो आपको हर एक टॉपिक के जो अलग अलग वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे, तो आप देख लें। ठीक है, थैंक यू।